Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने 2016 का PYQ एनालिसिस कर रहे थे, तो उसको कंटिन्यू करते हैं आगे और देखते हैं क्या और कौन कौन से क्वेश्चन से कैसे कैसे ट्रिक कर सकते हैं। बेसिकली देखो, सारे क्वेश्चन ना कॉमन सेंस और एलिमिनेशन से हो जाते हैं मोस्टली, ठीक है। ऐसी कोई हाई फाई ट्रिक किसी में लगती नहीं है, पहली बात, है ना। तो अनटिल अनलेस क्वेश्चन बहुत ही वेक है, आउट ऑफ द ब्लू है, तो आप ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। स्पेशली एलिमिनेशन वाली टेक्निक तो आपको बिल्कुल ही आनी ही चाहिए, मतलब ये तो मैंडेटरी है, ये आपको आनी ही चाहिए, है ना। इसके बिना आपका मतलब मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मास्टर कर लो, ये एक एलिमिनेशन वाली टेक्निक, ठीक है। और कॉमन सेंस यूज़ करने वाली टेक्निक, कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है, लॉजिक यूज़ करना है और एलिमिनेशन करना है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें मास्टर कर ली, कॉमन सेंस और एलिमिनेशन, तो आपका आधा पेपर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो बढ़ते हैं आगे। विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट, ग्राम न्यायालय इसका कोई एक्ट है, ठीक है। ग्राम न्यायालय क्या होता है? न्यायालय मतलब जस्टिस इंश्योर करने के लिए कोई चीज़ है ना, वो एक कोर्ट टाइप चीज़ होगी। ग्राम मतलब विलेज लेवल पे होगा, है ना। विलेज कोर्ट टाइप सिस्टम हो गया ये, है ना। यही हम बोल सकते हैं विलेज कोर्ट है। ये तो नाम से ही समझ में आ गया ना, इसमें कोई हाई फाई चीज़ तो है नहीं। ये आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी बता सकते हो। ग्राम मतलब विलेज, न्यायालय मतलब कोर्ट, तो विलेज कोर्ट टाइप कोई चीज़ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट? इनके बारे में कोई चीज़ पूछिए कि जो विलेज कोर्ट्स हैं उनके बारे में ऐसा कोई एक्ट आया था जिसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसके बारे में क्या क्या सही है, ठीक है। एज पर द एक्ट, ग्राम न्यायालय कैन हेयर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। ऐसा हो सकता है, पहली बार तो ओनली आ गया इधर, है ना। तो 90% ऑफ द स्टेटमेंट्स गलत होते हैं ओनली वाले, ठीक है। तो बट अब ऐसा नहीं कि मतलब बिना देखे मार देंगे गलत, बट हम देख लेते हैं, कोई लॉजिक निकालने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ सिविल केसेस डील करता है, क्रिमिनल केसेस नहीं डील करता है। ऐसा तो होगा नहीं, कोर्ट है भाई, है ना। कोर्ट है, जस्टिस इंश्योर करना है। तो भाई कोई किसी के जाके अगर ग्राम विलेज में मर्डर कर देगा, तो क्या ग्राम न्यायालय विलेज कोर्ट उसको सुनेगा नहीं, बोलेगा ठीक है जाओ, हम ये तो केस देखते ही नहीं है ना। ऐसा थोड़ी होगा, ये तो गलत सी बात है, आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिविल केसेस डील करेगा, ये क्रिमिनल केसेस भी डील करता है ना। कोर्ट है, कोर्ट तो चाहे क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो, जिसमें भी जस्टिस इंश्योर करना हो वो तो इंश्योर करेगा ही ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स एंड रिकन्सिलेटर्स, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट है ना, बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट है कि जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो इनकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। वो इनकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि देखो विलेज कोर्ट्स हैं, है ना। विलेज कोर्ट्स में जनरली जो लोग होते हैं उनको मतलब ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं होंगे ना वहाँ पे, ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये लोग हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करने की तो बात हो रही है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि हाँ यही डिसीजन सुनाएंगे, ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो बोला नहीं है। मैंने बोला है भाई दे कैन एक्ट एज मीडिएटर्स, है ना। मीडिएटर्स हेल्प कर सकते हैं नॉर्मल उनकी फंक्शनिंग में। तो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, बहुत ही सही है ना। जितनी भी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं और वो सही होती हैं। और देखो ग्राम न्यायालय एक्ट किसका एक्ट है? सरकार का एक्ट है, ठीक है। और ये किसके लिए इंश्योर किया गया है? ये क्या था ग्राम न्यायालय एक्ट की? भाई विलेज लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे हम जस्टिस इंश्योर कर पाए, है ना। तो इनके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फिर से हमेशा सही होंगे, है ना। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं है क्योंकि ये बोल रहा है कि सिर्फ सिविल केसेस से ही हम डील करेंगे, क्रिमिनल केसेस हम नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ गलत हो गई ना कि क्रिमिनल केसेस आप नहीं देखोगे, है ना। तो ये हट गया, नेगेटिव है। दूसरा क्या है? नॉर्मल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सही हो गया। आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is the purposes of the marginal cost of फंड बेस्ड लेंडिंग रेट अनाउंस बाय RBI, ठीक है। अब मान लो मेरे को नहीं पता है MCLR क्या है, ठीक है, मेरे को नहीं पता है, तब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? दीज गाइडलाइंस हेल्प इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस, ओके। दूसरा भी पढ़ लेते हैं। दीज गाइडलाइंस हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोअर्स एज वेल एज द बैंक्स। अब क्या बात कर रहा है? दोनों में क्या बात कर रहा है? देखो दोनों में कुछ इंटरेस्ट रेट का बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? लेंडिंग रेट की बात हो रही है, ठीक है। कि एक कोई ही ये मतलब अगर मैं नाम से देखूँ, सिर्फ नाम से देखूँ, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, मतलब कि मैं जो पैसा लेंड कर रहा हूँ, मैं मेरे पास जो पैसा है जो वो बैंक लेंड कर रहा है,
उसके लिए उसको कितना खर्चा पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? यही तो हुआ कॉस्ट ऑफ फंड्स। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब जो मैं पैसा आगे दे रहा हूँ, जो मैं आगे पैसा दे रहा हूँ लेंडिंग में, है ना, उसके लिए मेरे को कितना पैसा पड़ रहा है, उसका कुछ रेट वेट है ये, है ना, उसका कुछ रेट है ये, समझ में आ रहा है? ऐसे ही कुछ होगा। तो उसका कुछ रेट है, इंटरेस्ट उसका कुछ रेट है, मतलब कि जो बैंक है, सुनो, जो बैंक है वो मतलब आरबीआई से मान लो बैंक पैसा ले रहा है, ठीक है, आरबीआई से बैंक पैसा ले रहा है और फिर बैंक आगे दे रहा है ना, ऐसे ही तो होता है, आगे बैंक दे रहा है। तो ये जो कॉस्ट है इसका फंड मेंटेन करने का, उसका कुछ रेट होगा जो वो मतलब उसमें कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे देगा, है ना, आगे इंटरेस्ट रेट देगा, मतलब आगे लोन देगा, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है, दीज गाइडलाइंस हेल्प इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन द मेथडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस। मतलब जो बैंक आगे पैसा दे रहा है, जो आगे एडवांस दे रहा है, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना होगा वो इसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा, समझ में आ रहा है? यही बोल रहा है ना, उसको ये इंप्रूव करेगा, बेसिकली उस ट्रांसपेरेंसी को ये इंप्रूव करेगा। तो हाँ डेफिनेटली करेगा। अब मान लो, देखो क्यों करेगा, देखो मान लो मेरे पास पैसा रखा हुआ है, ठीक है, मेरे को इस पैसे को रखने के लिए एक्स रुपये खर्चा आता है, ठीक है। अब बैंक काम कैसे करता है, बैंक के पास आप जाके डिपॉजिट डालते हो, आप अपना पैसा डालते हो और बैंक आके लेंड करता है ना, यही तो होता है। बट आप जब पैसा डालने जाते हो तो उस पैसे को मेंटेन करने का कुछ खर्चा आएगा ना बैंक को, ऐसे थोड़ी फ्री में रखा रहेगा, कुछ खर्चा आएगा, एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी देगा कि भाई आप कोई आए तो आप सबमिट करो, तो ये सब खर्चा कहाँ से इंक्लूड होगा? ये सब खर्चा आपसे ही तो लेता है, जो आगे लेंड करता है ये पैसा, जो ये पैसा आगे लेंड कर रहा है, उसमें ये खर्चा इंक्लूडेड होता है ना, उसमें ये कॉस्ट इंक्लूडेड होता है। तभी तो इंटरेस्ट रेट आपको, जो आप जब जाते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है ना, जो आप डिपॉजिट करते हो उस पर हो सकता है 3.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, और जब आगे लेंड होता है तो कितना परसेंट, 9%, 10%, इस टाइप से रहता है ना वो। तो ये क्यों, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि इनको अपना एक तो प्रॉफिट भी जमाना होता है और ऊपर से ये कॉस्ट जो है इस फंड को मेंटेन करने की वो भी इसमें इंक्लूड होती है ना, ऐसे ही बैंक काम करता है। तो इसी की बात कर रहा है ये, कि ये जो कॉस्ट का लेंडिंग रेट है, ये जो लेंडिंग रेट है वो इस पर डिपेंड करेगा कि कॉस्ट जो है आपकी, जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द फंड्स है वो कितना है ना। तो ये सही चीज़ है, यस। अगर ऐसा कुछ ऐसा कुछ ये जो MCLR का फैसिलिटी है ना, अगर मान लो, ये मैं तब बता रहा हूँ, ये आपको जब मालूम ही नहीं है कि क्या है, तो आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हो, है ना, कि कॉस्ट ऑफ फंड्स है, तो भाई अगर कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा होगा तो मेरा इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ फंड कितना है, तो मेरा इंटरेस्ट रेट भी मेरे को पता चल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, तो पहला सही है। दूसरा क्या है, दिस हेल्प एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट विच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल। तो अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करोगे, अगर आप ये मेरे को बता दोगे कि आपको कॉस्ट जो हम फंड्स दे रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए कितना कॉस्ट पड़ रहा है ना, तो हम ये अच्छे से जज कर सकते हैं कि जो मेरा फाइनल इंटरेस्ट रेट होगा जो मैं बाहर पब्लिक को दे रहा हूँ वो कितना है, और पब्लिक भी ये जान सकती है कि अच्छा ठीक है भाई, बैंक को ये हमारा फंड मेंटेन करने में एक्स खर्चा आ रहा है और वो कुछ अपना प्रॉफिट लगा के मेरे को इतने में दे रहे हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी पे इंश्योर होगी, और ये इंटरेस्ट रेट जो फाइनली जा रहा है बाहर, है ना, वो भी फेयर होगा, है ना, वो पब्लिक इंश्योर कर सकती है कि वो फेयर हो, आर्बिट्ररी कुछ भी चार्ज ना करे बैंक, है ना, समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट्स हो गई और सही हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वैसे तो पढ़ा होना चाहिए, MCLR बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, आप बाकी काम कर रहे हो, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप कम से कम कॉमन सेंस और लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हो, समझ में आ रहा है? ये बोलने का मतलब है मेरा। व्हाट इज़ आर यूनिक अबाउट खराई कैमल। अब कोई एक ऊँट है उसके बारे में बात हो रही है, खराई कैमल, है ना, अगेन न्यूज़ का क्वेश्चन है। खराई कैमल अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया, कैमल की कोई ब्रीड है वो मिलती है, उसके बारे में बताना है। अब देखो हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 1 3 बार आ रहा है और 3 3 बार आ रहा है ना, तो 1 और 3 में से कोई एक एलिमिनेट करके हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला क्या है, इट इज़ केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर। देखो फैक्चुअल स्टेटमेंट है ना, ये या तो पता है या तो नहीं पता है ना, तो इस पे ज़्यादा हमारे पास होल्ड नहीं है कि हम इस पे बता पाएँ कि हाँ सही है कि नहीं, क्या पता 3 की जगह 5 करता हो तो, और आपका गलत हो जाए तो क्या, है ना, तो ये हम नहीं बता सकते इसमें, ठीक है, तो डाउटफुल कैटेगरी में डाल देते हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि उसको आप पेट नहीं बना सकते, पेट तो आप किसी को भी बना सकते हो, पेट तो आप शेर को भी बना सकते हो, है ना, लायन को भी पेट बना सकते हो, पेट तो आप किसी को भी बना सकते हो। पहले ज़माने में लोग कैमल को पेट बनाते थे, अभी भी बनाते हैं इनफैक्ट, बट पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में तो लोग एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया से स्टार्ट ही कैसे हुआ ये कल्चर, पेट बनाने का स्टार्ट ही कैसे कल्चर हुआ है, लोग पेट बनाने लगे ना, वाइल्ड एनिमल्स को लोग पेट बनाने लगे, उनको खिलाते थे, उनको उनकी टेक केयर करते थे, तो पेट तो बन जाता है कोई भी, है ना, ऐसा हो तो हो ही नहीं सकता कि भाई डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते आप,
ये तो बेकार स्टेटमेंट है कि आप किसी पेट को डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते। डोमेस्टिकेट तो आप किसी को भी कर सकते हो। जब आप शेर को डोमेस्टिकेट कर सकते हो तो कैमल क्या चीज़ है ना। तो ये हो गया गलत। थर्ड जैसे ही गलत हुआ, क्या आंसर आ गया, ए आ गया। ठीक है, नॉर्मल कॉमन सेंस। फिर बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अष्टधारनी दैट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। अब देखो कुछ कुछ इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूँगा जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस वर्ड को तोड़ने का कोशिश करो। ठीक है, अभी मान लो मेरे को नहीं पता ये क्या है, ठीक है, मान लो मेरे को पता ही नहीं INS अष्टधारनी क्या है, नहीं पढ़ा मैंने, तो अब क्या हो सकता है। INS का तो नॉर्मल में सबको पता होता है कि नवल शिप है ना, इंडियन नवल शिप होता है, ये पता रहता है जनरली। अगर ये नहीं भी पता है तो इसका कोई यूज़ भी नहीं है वैसे इधर। ठीक है, अष्टधारणी पे फोकस करते हैं हम। ठीक है, इसको तोड़ते हैं वर्ड को। क्या मतलब है, अष्ट, अष्ट और धारणी, धारण करना कोई चीज़, धारण मतलब आपके पास वो चीज़ है। अस्त्र मतलब क्या होता है, सॉरी अस्त्र मतलब है ये, अस्त्र मतलब क्या होता है, अस्त्र, व्हाट इज़ अस्त्र, अस्त्र का इंग्लिश मीनिंग क्या है, वेपन, है ना। अस्त्र का मतलब है वेपन, वेपन मतलब जैसे गन वगैरह होती है वो सब वेपन, मिसाइल्स वगैरह हो गए वो वेपन। ठीक है, अस्त्र मतलब वेपन। धारणी मतलब ऐसा कोई शिप है ये, इंडियन नवल शिप, ऐसा कोई शिप है जो ये वेपन को धारण कर रहा है। वेपन को धारण मतलब उसके पास वेपन है ना, ऐसी कोई शिप है जिसके पास वेपन है। ठीक है, वेपन है, समझ में आ गया, ये मतलब है ऐसी कोई शिप है जिसके पास वेपन है, ये मतलब है इस INS अष्टधारणी का। ठीक है, अब देखो ये अगर आपको नहीं भी पता है, आप न्यूज़ में नहीं भी सुना है, तो क्या कर सकते हो, कभी भी कोई नाम डिसाइड होता है ना तो वो कोई लॉजिक से डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आर्बिट्ररी रख दिया, INS राजू, INS कुछ भी XYZ, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब भी नाम रखा जाता है ना तो कोई एक पर्टिकुलर मोटिव से रखा जाता है। ठीक है, कुछ कुछ में हम उसको डिकोड कर सकते हैं। तो इसमें आप कैसे डिकोड करोगे कि अस्त्र का मतलब क्या है, वेपन। ठीक है, अस्त्र का मतलब वेपन, और धारणी का मतलब क्या है, जिसके पास वेपन हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ये जो नाम वाम रखते हैं ना वो भी कोई ऐसे ऐसे वो भी लॉजिक लगा के रखते हैं नाम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो भी कोई आर्बिट्ररी नाम रख देते हैं, हमेशा कोई लॉजिक होता है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो वेपन को धारण करने वाली कोई एक शिप है, हमको ये पता है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला क्या है, एक वॉरफेयर शिप है, एम्फीबियस वॉरशिप है, पता नहीं, हो सकती है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये तो गलत है क्योंकि इसमें तो वेपन वगैरह है। ठीक है, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। ठीक है, अब देखो अगर आपको पता है टॉर्पीडो क्या होता है तो आप ये क्वेश्चन कर दोगे। टॉर्पीडो क्या होता है कि बेसिकली जो शिप होती है ना, जो शिप होती है उसमें मिसाइल्स होते हैं, ये टॉर्पीडोज। तो किसी और को मारने के लिए ये मिसाइल्स यूज़ होते हैं, ये टॉर्पीडोज लॉन्च होते हैं बेसिकली। तो टॉर्पीडो इज़ अ वेपन बेसिकली, समझ में आ रहा है। टॉर्पीडो क्या होता है, अगर इसको आप क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब पता होगा टॉर्पीडो क्या होता है। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए टॉर्पीडो क्या होता है। टॉर्पीडो इज़ अ मिसाइल। ठीक है, टॉर्पीडो एक मिसाइल होती है जो शिप में लगी रहती है। ठीक है, तो जब शिप्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं ना तो ये टॉर्पीडोज़ के थ्रू करते हैं, टॉर्पीडो लॉन्च होता है। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका लॉन्च ये हो गया ना ऑप्शन, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, क्योंकि ये वेपन है, टॉर्पीडो एक वेपन है और इसके ऊपर एक ये वेपन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी। देखो थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस तो पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ही नहीं आता है तो एग्ज़ाम ही मत दो ना, बिल्कुल ही नहीं आता तो एग्ज़ाम ही मत दो, IAS दे ही क्यों रहे हो फिर। तो थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े जाओगे और हो जाएगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि बिना पढ़े भी अगर आप जाओगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो भी आप कॉमन सेंस और लॉजिक से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वैसे हो गया आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब हिस्ट्री की बात कर रहा है, रिलीजियस हिस्ट्री की बात कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू द हिनाया सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि देखो ये बुद्धिज्म पे ना आगे आगे आने वाले साल में भी, अभी हम 2016 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, 2017, 2018, 2019, इन सब में भी सेम इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है। महानाया, हिनायना एक और बार रिपीट हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन। तो बात यह है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना पुराने साल के, उसको आपको एनालाइज करना ज़रूरी है। अब देखो इसने हिनाया सेक्ट पे इस बार क्वेश्चन पूछा है, अगली बार इसने महानाया भी पूछ लिया था। ठीक है, तो अब जब आप अगर इन क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं ना और थोड़ा ऑप्शंस पढ़ते, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते, तो आपको हिनाया भी पढ़ते, आप हिनाया सेक्ट भी पढ़ते हैं ना, सॉरी महानाया भी पढ़ते, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, एनीवेज अब इस क्वेश्चन पे हम कंसंट्रेट करते हैं कि इसमें 2-3 बार आ रहा है और बाकी सब 2 बार आ रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। बोधिसत्वा इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, नॉर्मल सी स्टेटमेंट है ना।
बोधिसत्वा कौन होता है? जो हेल्प करता है दूसरों को भी एनलाइटमेंट अचीव करने के लिए, और वो अपना एनलाइटमेंट थोड़ा डिले कर देता है ताकि वो बाकी सबको एनलाइटमेंट अचीव करवा पाए, है ना। तो बुद्धिज़्म में ये कंसेप्ट है बोधिसत्वा का। तो 2 तो सही है। अब थर्ड देखते हैं। बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग हिज ओन सैल्वेशन एंड हेल्प्स ऑल सेंटिमेंट बीइंग्स ऑन देयर पार्ट टू इट। ये सही है ना। बोधिसत्वा का यही कंसेप्ट है। पहला क्या है? द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हिनायना सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। देखो 2 सेक्ट होते हैं, एक होता है हिनाया और एक होता है महानाया। तो महानाया वाला जो सेक्ट है वो बुद्धा को एज अ गॉड, मतलब उनका जो आइडल टाइप वर्शिप होती है ना, जैसे भगवान की मूर्ति की वर्शिप होती है, उस टाइप से महानाया बिलीव करता है, ठीक है। और हिनायना ये बिलीव करता है कि ऐसा आइडल वर्शिप में नहीं बिलीव करता है। इट फॉलोज़ कि भाई वो सोल वगैरह को वाला थ्योरी है इसमें, कि एज अ सोल वर्शिप करता है, एज अ आइडियोलॉजी वर्शिप करता है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो कंसेप्ट जो है बोधिसत्वा का, दैट कम्स फ्रॉम महानाया। इट इज़ सेंट्रल टू महानाया, नॉट हिनायना, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया। तो अपना आंसर 2 और 3 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ लेना, ठीक है, आराम से बैठ के। इम्पॉर्टेंट है, आपका एनालिसिस इसमें कर दिया है, तो आप पढ़ लेना एक बार इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? वायरसेस कैन इन्फेक्ट लिखा है। वायरस किस चीज़ को इन्फेक्ट कर सकता है? बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स, सभी को कर सकता है। इन्फेक्ट तो सभी को कर सकता है ना, उसमें क्या है? वायरस सभी को इन्फेक्ट कर सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगी हो, चाहे वो प्लांट्स हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ। अगेन न्यूज़ क्वेश्चन, ठीक है। बट हम देखते हैं कि क्या मतलब हो सकता है इसका, ठीक है। माइनिंग ऑपरेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इन रिसोर्स रिच बैकवर्ड एरियाज। अब देखो, पहली बात तो ये क्या बोल रहा है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये तो फाइनेंस से कोई चीज़ रिलेटेड है, ठीक है। पहली बात तो फाइनेंस से रिलेटेड है। पहला क्या बोल रहा है? माइनिंग ऑपरेशन बाय एमएनसीज इन रिसोर्स रिच बट बैकवर्ड एरियाज। ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई फाइनेंस से चीज़ रिलेटेड है, ये प्रॉफिट शिफ्टिंग की बात हो रही है। कर्बिंग ऑफ द टैक्स एवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। थर्ड क्या है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज बाय अ कंट्री बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। अगेन वेरी वियर्ड स्टेटमेंट। हमको तो ये फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो जेनेटिक रिसोर्सेज तो ऐसा कुछ है नहीं। चौथा क्या है? लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगेन अ वेरी बेकार स्टेटमेंट। क्यों? इन्वायरमेंट से कोई रिलेटेड चीज़ है ही नहीं। हमको तो प्रॉफिट शिफ्टिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ होगी, तो क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़ता है, न्यूज़ में नहीं भी है, तो लॉजिक लगा के आपने कर दिया क्वेश्चन ये कि नहीं। नॉर्मल लॉजिक ही काम कर रहा है ना इसमें, कि भाई प्रॉफिट की बात हो रही है, कोई प्रॉफिट शिफ्टिंग की बात हो रही है, तो फाइनेंस मैटर है, पहली बात है ना। तो ये माइनिंग ऑपरेशन, जेनेटिक रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, इन सब से तो डील ही नहीं कर रहा है ये चीज़, है ना। किससे डील करेगा? टैक्स वगैरह से डील कर सकता है, अगर नहीं भी मालूम है तो, है ना। तो ये ऑप्शन हो गया। तो वैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, OECD का कंसेप्ट है ये, है ना, कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं? अपना प्रॉफिट बाहर शिफ्ट कर देती हैं ताकि वो टैक्स को इवेड कर पाएँ। समझ में आ रहा है? रीरूट कर देती है पैसा अपना। उन ऐसे दिखाती हैं, वो पैसा ऐसे दिखाती हैं कि उनका जो सारा प्रॉफिट है वो, ये थ्योरी क्या है, वो ऐसे दिखाती है कि जितना उनको प्रॉफिट मिल रहा है वो एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारा ये प्रॉफिट तो उनका रॉ मटेरियल जो वो सोर्स कर रही है बाहर की कंपनीज से, उसमें चला जा रहा है। और ये जो बाहर की कंपनीज़ है वो इन्हीं की शेल फर्म्स होती हैं, इन्हीं कंपनीज़ की, एमएनसीज़ की शेल फर्म्स होती हैं। तो कंपनीज़ क्या करती है? कंपनीज़ ऐसा दिखा देती हैं कि मेरा जितना भी रॉ मटेरियल आ रहा है ना बाहर से, मेरा सारा कॉस्ट तो उसी में चला जा रहा है, तो मेरा प्रॉफिट ज़ीरो है लगभग। समझ में आ रहा है? ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े। समझ में आया? ये कंसेप्ट होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग का। बट अगर आपको ये सब नहीं भी मालूम था, ठीक है, तो इसमें तो पहली बात ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। समझ में आ रहा है? इतना कुछ डीप में जानने की ज़रूरत था क्या? नहीं जानने की ज़रूरत था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो कि वो नाम से ही पता चल जा रहा है कि प्रॉफिट शिफ्टिंग हम कर रहे हैं, तो कोई फाइनेंस से मैटर डील कर रहा है और फाइनेंशियल मैटर है, तो ये सब चीज़ें तो होंगी ही नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमारा मोटिव क्या है ये डिस्कस करने का, कि आपका दिमाग खुले, आपको ये पता चले कि सिर्फ पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे कॉमन सेंस से सॉल्व होता है, लॉजिक से सॉल्व होता है, ठीक है। तो दिमाग खोलना बहुत ज़रूरी है। आपका मॉक देने का पर्पज़ यही होता है कि आप अपना माइंड ओपन करो। समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली नॉलेज तो काम आएगा, ऐसा नहीं है कि नॉलेज काम नहीं आएगा, बट माइंड खुला होना बहुत ज़रूरी है। माइंड खुला नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है? विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ जीसीसी। जीसीसी का कौन मेंबर नहीं है? तो ये मैंने इंक्लूड इसलिए किया है आपको निमोनिक बताने का। इसका एक निमोनिक है
निमोनिक आपसे शेयर हो जाएगा, बट मैं बता देता हूँ। ऐसा निमोनिक है, ओम का सारा से शादी कब, KUB कब हुई, ठीक है, HUAE, ठीक है। तो इसमें निमोनिक में क्या है, UAE है, ठीक है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, ठीक है, कतर है और सऊदी अरेबिया है, ठीक है। समझ में आया? ये इसका निमोनिक है। आपसे निमोनिक शेयर हो जाएगा तो आप ये लिख भी सकते हो, और नहीं लिखा है तो शेयर कर देंगे। ये निमोनिक है इसका, GCC की कंट्रीज़ याद करने का। ओम का सारा से शादी कब हुई, ठीक है। तो UAE इज़ इसका कंट्री, KU मतलब कुवैत, B मतलब बहरीन, ठीक है, QA मतलब कतर, O मतलब ओमान और ऐसे मतलब सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये तीनों हैं इसमें। कौन नहीं है? ईरान नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ वाले होते हैं ना, उसका अपने आप से निमोनिक बनाने का कोशिश करो, ठीक है। मैंने बहुत सारे निमोनिक्स बनाए हैं, आपको वो फाइल मैं शेयर कर दूंगा, तो मेहनत बच जाएगा आपका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये सब आपको ना टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम वाला जो चैनल है उस पर हम शेयर कर देंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है वो, ठीक है। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स प्रोरोगेशन, ठीक है। अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बस आपको एक ही चीज़ इसमें याद करनी है। बिल जो है वो लैप्स कब करता है, ठीक है। अगर कोई भी बिल कहीं से भी ओरिजिनेट हुआ हो बट लोकसभा में वो पेंडिंग है, ठीक है। लोकसभा में क्या है? पेंडिंग है। कहीं से भी ओरिजिनेट हुआ हो बट लोकसभा में पेंडिंग है, तो वो क्या हो जाता है? वो लैप्स हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? वो लैप्स हो जाता है। कहीं भी ओरिजिनेट हुआ हो, कहीं से भी ओरिजिनेट हुआ बट लोकसभा में पेंडिंग हो, ठीक है, तो वो लैप्स हो जाता है। तो ये समझ में आया। दूसरा ये है कि मतलब अगर मान लो बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है, लोकसभा से ओरिजिनेट हुआ है, बट राज्यसभा में वो क्या है? पेंडिंग है, ठीक है। वो क्या है? पेंडिंग है। लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है बट वो राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वो क्या हो जाएगा? वो मतलब लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है और लोकसभा ने पास कर दिया है वो, बट वो राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है, तो वो लैप्स हो जाएगा। ये दोनों केसेस में लैप्स होता है, बाकी किसी में लैप्स नहीं होता है, ठीक है। तो इस लॉजिक से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा में पेंडिंग है, विच हैज़ नॉट बीन पास बाय द लोकसभा शेल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि लोकसभा में कोई बिल ओरिजिनेट हुआ है और लोकसभा ने उसको पास कर दिया है, बट राज्यसभा में पेंडिंग है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? विच हैज़ नॉट बीन पास बाय लोकसभा, ठीक है, शेल नॉट लैप्स। तो सही है, इट शेल नॉट लैप्स, क्योंकि इसमें अगर लोकसभा ने पास कर दिया होता और राज्यसभा में पेंडिंग होता तो लैप्स हो जाता, इसमें लैप्स नहीं होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। पहला क्या? बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट प्रोरोगेशन, ऐसा नहीं होता। प्रोरोगेशन मतलब कि मैंने क्या बताया कि लोकसभा है ना, लोकसभा में पेंडिंग है, कहीं से भी ओरिजिनेट हुआ हो बट लोकसभा में पेंडिंग है, तो डिसॉल्व मतलब तो हटता है, तो लैप्स होता है, ठीक है। इस प्रोरोगेशन में लैप्स नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या आंसर हो गया? बी। आगे बढ़ते हैं। देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर बाय ईयर। परसिस्टेंट डेफिसिट बजट है ईयर बाय ईयर, मतलब फिजिकल डेफिसिट जाता है। विच एक्शन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस द डेफिसिट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, अगेन इट इज़ अ रेपिटेटिव क्वेश्चन, ठीक है। रिपीट होता है सेम क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन है जो फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है पिछले जो PYQs हैं उनका एनालिसिस करना। अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या बोल रहा है कि डेफिसिट जो है वो सरकार का बढ़ रहा है कुल मिला के, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं डेफिसिट को कम करने के लिए? डेफिसिट मतलब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो हमको एक्सपेंडिचर को कम करना है ना, और रेवेन्यू कम है तो रेवेन्यू बढ़ाना है, यही मतलब है ना। रेवेन्यू को बढ़ाना है और एक्सपेंडिचर को कम करना है सरकार की। तो अब देख लेते हैं कौन से ऐसे ऑप्शन है, और बहुत ही ईजी स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं ये। रिड्यूस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेंगे तभी डेफिसिट कम हो जाएगा, है ना। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, अगर आप नई वेलफेयर स्कीम निकालोगे तो सरकार का एक्सपेंडिचर उस पर बढ़ जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, है ना। तो 2 गलत हो गया, 2 गलत कर देते हैं, ये गया। हमको बस 3 देखना है। 3 क्या है? रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़, ठीक है, सही बात है। सब्सिडीज़ अगर आप कम करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, आपका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है? आपका डेफिसिट कम हो रहा है, तो सी ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को,
और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।